मेरे पापा दूसरी शादी कर रहे थे। यह सुनकर मैं हैरान थी। रोऊं या हंसूं, चीखूं या चिल्लाऊं, करूं तो क्या करूं। पापा की शादी की खबर गले में फांस की तरह अटकी हुई थी। मम्मी को गुजरे अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। उनकी मृत्यु के शोक से तो मन उबर भी नहीं पा रहा है। रात दिन मम्मी की तस्वीर आंखों के सामने छाई रहती है। घर, ऑफिस, सभी जगह काम मशीनी ढंग से करती रहती हूँ, पर दिलो दिमाग पर मम्मी ही छाई रहती है। अपने मन को स्वयं ही समझाती रहती हूँ, मम्मी तो इस दुनिया से चली गई, अब लौट कर आएगी भी नहीं। जिंदगी तो किसी के जाने से रुकती नहीं। मैं खुद भी कितनी खुश हूँ कि मेरी मम्मी मुझे सेटल कर गृहस्थी बसा कर गई है। कितने ऐसे अभागे हैं इस संसार में जिनकी मम्मी उनके बचपन में ही गुजर जाती हैं, फिर भी वे अपना जीवन चलाते हैं। मम्मी के साथ साथ इन दिनों पापा भी बहुत याद आते। मन बहुत भावुक हो जाता पापा को याद कर। मन में विचार आता कि मैं तो अपनी गृहस्थी, ऑफिस और अपनी प्यारी गुड़िया रिमी में व्यस्त होने के बावजूद मम्मी को भूल नहीं पाती हूँ। बेचारे पापा का क्या हाल होता होगा। वे अपना समय मम्मी के बिना किस तरह बिताते होंगे। 30 वर्षों का सुखी विवाहित जीवन दोनों ने एक साथ बिताया था। मम्मी के साथ साए की तरह रहते थे। उनकी दिनचर्या मम्मी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। मम्मी की मृत्यु के बाद 4 दिन और पापा के साथ रहकर मैं वापस मुंबई आ गई थी। मैंने पापा को मुंबई अपने साथ लाने की बहुत जिद की। पापा को अकेला छोड़ना मुझे नागवार लग रहा था। पापा 2 साल पहले रिटायर्ड हो चुके थे। मेरा सोचना था कि मम्मी के बिना वे अकेले यहाँ क्या करेंगे। पापा मेरे साथ आने के लिए एकदम तैयार नहीं हुए। उनका तर्क था, यह घर मैंने और आशा ने बड़े प्यार से बनाया है, सजाया संवारा है। इस घर के हर कोने में मुझे आशा नजर आती है। उसकी यादों के सहारे मैं बाकी ज़िंदगी गुजार लूँगा। फिर तुम लोग हो ही, जब फुर्सत मिले मिलने चले आना, या मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं बुला लूँगा। 5 घंटे का ही तो रास्ता है। मैंने कहा, ठीक है पापा, किंतु मेरी तसल्ली के लिए कुछ दिनों के लिए चलिए। पापा तैयार नहीं हुए। मैं सपरिवार मुंबई लौट आई। अपनी गृहस्थी में रमने की लाख कोशिशों के बावजूद पूरे समय मम्मी पापा पर ध्यान लगा रहता। पापा से रोज़ फ़ोन पर बातें कर लेती। पापा ठीक से हैं यह जानकर मन को कुछ तसल्ली होती। आज अचानक बुआ से पापा की शादी की खबर मिलना मेरे जीवन में झंझावत से कम न था। मेरी दशा पागलों जैसी हो रही थी। मन में बार बार यही ख्याल आता कि बुआ ने कहीं मजाक किया हो, यह खबर सही ना हो। प्रिया आंटी और मम्मी कॉलेज के दिनों से ही अच्छी सहेलियां थे और शादी के बाद भी दोनों अच्छी सहेलियां बनी रहीं। प्रिया आंटी इंदौर में रहती थी। उनके पति बेहद स्मार्ट थे, वह अच्छे ओहदे पर कार्यरत थे। लेकिन शादी के 2 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। प्रिया आंटी को उनके पति के ऑफिस में काम पर रख लिया गया, लेकिन उनके ससुराल वालों ने उन्हें अभागी मान उनसे संबंध तोड़ लिया। उनकी सास बहुत कड़े स्वभाव की थी। उन्हें साफ साफ कह दिया कि बेटे से ही बहू है, जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू कैसी। प्रिया आंटी एकदम अकेली हो गई थी, लेकिन मम्मी ने उन्हें टूटने नहीं दिया। मम्मी और प्रिया आंटी में बहुत प्रेम था। मम्मी उन्हें प्रेम से प्रीतो कहती थी तथा आंटी मम्मी को आंसू कहकर पुकारती थी। मम्मी अब हर मौके पर प्रिया आंटी को अपने घर बुला लेती थी। मम्मी अक्सर आंटी से कहती, प्रिया फिर से शादी कर ले, अकेली ज़िंदगी पहाड़ जैसी लगेगी। मन की कहने सुनने को तो कोई होना चाहिए। प्रिया आंटी हमेशा न कर देती, कहती, आशा यदि मेरे जीवन में उनका साथ होना होता तो उनका देहांत क्यों होता। यदि मेरे जीवन में अकेला सूनापन है तो वही सही। मम्मी फिर भी कहती, प्रिया भविष्य की तो सोच, हर दिन एक से नहीं होते, कोई सहारा चाहिए होता है। प्रिया आंटी कहती, तू और तेरा परिवार है ना, इतना अपनापन
तुम लोगों से मिलता है उस सहारे जिंदगी काट लूँगी। मम्मी के बहुत समझाने पर भी प्रिया आंटी दूसरी शादी के लिए तैयार ना होती। एक बार उन्होंने मम्मी से सख्ती से भी कह दिया था, देख आशा, यदि तू मुझे आइंदा पुनर्विवाह के लिए बोलेगी तो मैं तेरे पास आना छोड़ दूंगी। उन्होंने बहुत भावुक होकर कहा था। इनके साथ गुजरे 2 सालों पर मेरी पूरी ज़िंदगी कुर्बान है। मम्मी ने आंटी को गले से लगाते हुए कहा था, प्रिया, मैं आइंदा तुझसे विवाह के लिए नहीं बोलूँगी। पापा प्रिया आंटी को साली साहिबा कहकर पुकारते थे। मम्मी को यदि पापा की मर्जी के खिलाफ पापा से काम करवाना होता तो वे प्रिया आंटी के माध्यम से ही पापा को कहलवाती थी तथा पापा यह कहते हुए कि साली साहिबा, आपकी बात टालने की हिम्मत तो मुझ में नहीं है, काम कर देते थे। बड़ा प्यारा रिश्ता था पापा और प्रिया आंटी का। दोनों के रिश्तों में शुद्ध लगाव के अलावा ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता था जिसे आपत्तिजनक कहा जा सके। वे दोनों कभी भी अकेले में मिलते हुए या बातें करते हुए भी नज़र नहीं आते थे। दोनों के रिश्तों की धुरी तो मम्मी ही नज़र आती थी। फिर दोनों ने शादी कैसे कर ली और क्यों कर ली? दोनों इतने समय से मम्मी को छल रहे थे। इस गुत्थी को मैं किसी तरह भी सुलझा नहीं पा रही थी। मम्मी और प्रिया आंटी रंग रूप स्वभाव में बहुत मेल खाती थी। पहली नज़र में तो वे जुड़वा बहनें ही नज़र आती थी। मम्मी के कैंसर का पता अंतिम स्थिति में चल पाया। पापा ने मम्मी के इलाज और सेवा में रात दिन एक कर दिए। मैंने उन्हें छिप छिप कर रोते हुए देखा था। मम्मी की हालत की खबर प्रिया आंटी को भी दे दी गई। वे खबर मिलते ही मम्मी के पास पहुंच गई। आते ही मम्मी की सेवा में लग गई। कितना प्यार करती थी मम्मी को वे। कभी कभी उनकी बुदबुदाहट मुझे सुनाई भी पड़ी थी। यह क्या हो गया? मेरी आंसू को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे बचा लो, मुझे उठा लो, उसके सारे कष्ट मुझे दे दो। फिर वही सवाल दिमाग को मतने लगता कि कैसे दोनों ने शादी कर ली। इसका मतलब तो यही है कि दोनों मम्मी के सामने नाटक कर रहे थे। मैं रात दिन पापा और आंटी की शादी की गुत्थी में उलझी रहती। एक सेकंड भी मेरा मन इस उलझन से नहीं निकल पाता था। नतीजन इसका असर मेरे स्वास्थ्य पर भी पड़ना ही था। सो पड़ गया। पति ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। सारी जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर का 2 टूक निर्णय यही था कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है। ये बहुत टेंशन में हैं। इतना टेंशन इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हें खुश रहने की ही आवश्यकता है। मेरे पति अजय ने मुझे बड़े प्यार से समझाया, काजल, जो होना था सो हो गया। मम्मी चली गई, तुम्हारे लाख चिंता करने से भी वापस नहीं आएंगी, सो मन को दुखी मत करो। मैंने कहा, अजय, मम्मी को गुजरे 3 महीने ही हो रहे हैं। मैंने उस दुख को सहेज लिया है। मैं क्या करूं? पापा और प्रिया आंटी ने शादी कर मम्मी के साथ विश्वासघात किया है। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अजय बहुत संयत होकर बोले, यूं अपने को जलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ज़रूर कोई कारण होगा जो उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया है। दोनों ही बहुत सुलझे हुए और समझदार इंसान हैं। मैंने कहा, अजय, क्या कारण हो सकता है? दोनों सबकी आंखों में धूल झोंक कर प्रेम किया करते होंगे। अभी तक दोनों नाटक ही कर रहे थे। बल्कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि दोनों मम्मी की मृत्यु का इंतज़ार ही करते होंगे। उन्हें अपने रास्ते का कांटा ही समझते रहे होंगे। अजय ने थोड़ा सख्ती से मुझसे कहा, काजल, हम भी बच्चे नहीं हैं। हमारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है जो हमारी आंखों के सामने प्रेम लीला खेली जाए और वह हमें दिखाई भी ना दें। मैंने मायूस होकर कहा, अजय, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसके आगे रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं। जी में आता है उन दोनों से खूब झगड़ूं कि आप लोगों की नीयत में ही खोट था जो मम्मी चल बसी और अब दोनों शादी रचा रहीं। अजय ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बहुत ही संयंत्र ढंग से कहा, काजल, मेरी बात ध्यान से सुनो। 4 दिनों बाद
रिम्मी की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। हम भी छुट्टी लेकर पापा के पास चलते हैं। मैंने झट से कहा, अजय, उन्हें तो हम कबाब में हड्डी की तरह लगेंगे। वे तो हनीमून के मूड में होंगे। अब प्रिया आंटी मेरी आंटी नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ बन बैठी हैं। न जाने कैसा व्यवहार करे। मैंने बात और विस्तार से समझाने के लिए अजय से कहा, अब तो पापा पर भी भरोसा नहीं रहा। कहीं वे हम लोगों का अपमान न कर बैठे। मेरी तो छोड़ो, तुम्हारे अपमान को मैं बर्दाश्त न कर पाऊंगी। अजय ने मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए बड़े धैर्य से जवाब दिया, यदि नहीं मिलना चाहेंगे या हमारा अपमान करेंगे तो हम तुरंत लौट आएंगे और फिर दोबारा उनके पास नहीं जाएंगे। हम यही समझ लेंगे कि मम्मी तो अब दुनिया में है नहीं और पापा से हमारा कोई संबंध नहीं। मैं चुपचाप अजय की बातें सुन रही थी। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उसके बाद पापा की चिंता करना छोड़ दोगी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा। मुझसे मेरी बीवी उदास और बूझी बूझी देखी नहीं जाती, इसलिए एक बार तो यह रिस्क लेना ही होगा। एक बार चलकर देखना ही होगा। हम जब पापा के पास पहुँचे उस समय सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। पापा गार्डनिंग में लगे थे। हमें देखते ही गेट तक आए और बोले, अरे तुम लोग बिना खबर दिए आए, खबर करते तो मैं स्टेशन आ जाता। अजय ने धीरे से मुझसे कहा, काजल, गुस्से को जब्त रखना और अपनी तरफ से भी कुछ भी अपमानजनक नहीं करना। अजय ने टैक्सी से निकलते हुए कहा, अचानक ही प्रोग्राम बन गया इसलिए चले आए। मैं अपने क्रोध को किसी तरह रोकने की कोशिश कर रही थी, फिर भी मुंह से निकल ही गया। हमें लगा आपको फुर्सत कहाँ होगी, फिर हमें लाने की आपको अनुमति मिले ना मिले। पापा कुछ भी ना बोले। हमें अंदर लिवा लाए और बोले, प्रिया देखो कौन आया है। पापा के मुंह से प्रिया सुन मैं अंदर ही अंदर तिलमिला गई। प्रिया आंटी तुरंत हाथ पोंछती हुई हमारे पास आ गई। शायद किचन में थी। आते ही बोली, अरे बेटी काजल, कैसी हो? अजय, रिम्मी, तुम सभी को देखकर बहुत खुशी हो रही है। फिर रिम्मी को दुलारते हुए बोली, तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। हम सभी साथ ही नाश्ता करेंगे। मैंने कुछ भी नहीं कहा। अपना मायका आज मुझे अपना सा नहीं लग रहा था। चुपचाप हमने थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लिया। प्रिया आंटी ने अजय की पसंद के आलू के पराठे बनाए थे तथा रिमी की पसंद की मैगी भी बनाई थी। पापा का बेडरूम वैसा ही था जैसा मम्मी के समय रहता था। घर की साज सज्जा भी वैसी ही थी जैसी मम्मी की समय रहती थी। पर्दे, चादरें सब मम्मी की पसंद के ही लगे हुए थे। बेडरूम में मम्मी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। उस पर सुंदर सी माला पड़ी हुई थी। मुझे मायके आए हुए 2 दिन हो चुके थे। प्रिया आंटी से मैंने कोई बात नहीं की थी। पापा से भी कुछ खास बात नहीं हुई थी। शाम को पापा रिमी को लेकर घूमने निकले थे। मैं और अजय बालकनी में गुमसुम बैठे हुए थे। तभी प्रिया आंटी आई और मेरे हाथ में एक कागज़ थमाती हुए बोली, बेटी काजल, इसे पढ़ लूँ। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, क्या खाना पसंद करोगी? बता देती तो अच्छा रहता। मैंने बेरुखी से कहा, जो आपकी इच्छा, हम लोगों को खास भूख नहीं है। वे चली गई। तब मैंने कटाक्ष करते हुए अजय से कहा, खाना हमारी पसंद से बनेगा और शादी के समय हमारी पसंद कहाँ गई थी? बात बनाना भी कोई इनसे सीखें। कितनी बेशर्मी से नाटक जारी है। कहते हुए मैंने बेमन से कागज़ खोला। यह तो मम्मी का पत्र था। प्यारी प्रिया, आज मैं तुझसे अपनी पति की कसम तोड़ने की इजाज़त लेते हुए पुनर्विवाह की बात कर रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने से ना नहीं करेगी। मेरी तो विदाई की बेला आ गई है। तुझसे, इनसे, बेटी, दामाद, नातिन सभी से इच्छा ना होते हुए भी विदा तो मुझे होना ही पड़ेगा। एक दिन मैंने इनकी और डॉक्टर की बातें सुन ली थी। मुझे अपनी बीमारी का हाल मिल गया था।
मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मैं चंद दिनों की ही मेहमान हूँ। मैंने सबसे नज़र बचाकर यह पत्र लिखा क्योंकि अपनी अंतिम इच्छा बताना जरूरी था। मन की बात तुम लोगों को बताए बिना भी तो मेरी आत्मा को शांति न मिल सकेगी। मेरे बाद काजल के पापा एकदम अकेले हो जाएंगे। तू भी तो अब रिटायर होने वाली है। इनको अपना लेना, दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाना। काजल के पापा को तो तू जानती ही है, अपनी सेहत के प्रति कितने लापरवाह रहते हैं। तू रहेगी तो उन्हें वक्त पर हर चीज़ मिलेगी। प्यारी प्रिया। काजल बेटी मेरे जाने से बहुत दुखी होगी। फिर धीरे धीरे काजल, अजय अपनी ज़िंदगी, अपनी गृहस्थी में मन लगा लेंगे। उनकी आंटी से उनकी मम्मा बन जा। मेरी बेटी का मायका हमेशा बना रहेगा। थक गई हूँ, अब लिखा नहीं जा रहा है। बोल देती हूँ, तुम दोनों की शादी ही तुम दोनों की तरफ से मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तेरी आंसू। पत्र पढ़कर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। अजय ने भी मेरे साथ ही पत्र पढ़ लिया था। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले, चलो सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। चल कर देखें मम्मी क्या कर रही हैं। हम लोग किचन में गए। देखा प्रिया आंटी खाना बनाने में व्यस्त थी। पापा भी किचन में ही थे। वे सलाद काट रहे थे। प्रिया आंटी के पास गई तथा बोली, क्या बन रहा है मम्मी? प्रिया आंटी की आंखें भर आ गई। उन्होंने प्यार से मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और फिर धीरे से कहा, तुम्हारे पापा और मेरा शादी करने का एकदम मन नहीं था। हमने कभी एक दूसरे को इस नज़र से देखा ही नहीं था, लेकिन आशा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए शादी करनी ही पड़ी। मंदिर में तुम्हारे बुआ फूफा की उपस्थिति में हमने एक दूसरे को माला पहनाई। इन्होंने मेरी सूनी मांग में सिंदूर भर दिया। हो गई शादी। तुम्हारी बुआ ने मिठाई खिला हमारा मुंह मीठा कराया। मैं चुपचाप उन्हें देखी ही जा रही थी। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें बताने की हिम्मत मुझ में और इनमें न थी। तुम्हें बताने की जिम्मेदारी दीदी ने ली। तुम्हारी बुआ ने तुम्हें सारी बात बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने उनका फ़ोन काट दिया, बात नहीं सुनी उनकी। वैसे बेटा, तुमने भी वही किया जो एक बेटी अपनी मम्मी को खोने के बाद इस तरह की खबर सुनकर करेगी। हमें तुमसे। मैंने बीच में ही प्रिया आंटी की बात काटते हुए कहा, आप लोगों से माफ़ी मांगने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। मम्मी पापा दोनों ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। मैंने देखा अजय रिमी को गोद में लिए पूरी तरह संतुष्ट नज़र आ रहे थे। वे भी मुझसे नज़र मिलाते ही मुस्कुरा दिए। इस दौरान एक विचार दिल और दिमाग को लगातार मत रहा था कि दो उदास और तन्हा प्राणियों को एक कर जीने का मौका देना क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? इस विचार के आते ही मम्मी के प्रति श्रद्धा से सिर झुक गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। अगर ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।